नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। इजराइल ईरान के सर्वनाश की कसम खा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ईरान से डील करके मिडिल ईस्ट की इस जंग से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं। ट्रंप की इस शांति की जिद को तोड़ने के लिए इजराइल ने एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग की जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या हुआ है मोसाद के उस इनपुट में जिसने ट्रंप की जान को खतरे में डाल दिया? पश्चिमी मीडिया के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, चलिए वो आपको बताती हूँ। तो ईरान का डर दिखा करके ट्रंप के खिलाफ इजराइल की तरफ से साजिश रची गई। तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप की जान को खतरा है, ऐसा इनपुट दिया गया। इजराइल ने मोसाद के हवाले से खुफिया जानकारी शेयर की और आपको याद होगा इसी वजह से शायद तुर्की से ब्रिटेन जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एयरफोर्स 1 प्लेन तक छोड़ दिया था। वो दूसरे खुफिया प्लेन में सवार होकर के ब्रिटेन पहुंचे थे। ईरान यूएस से डील में बाधा डालने के लिए जानकारी दी गई। तुर्की से अमेरिका की दोस्ती में दरार डालने के लिए साजिश रची गई। एक तीर से 3 निशाना साधने की कोशिश में इजराइल था। तुर्की से बढ़ती दोस्ती, ईरान से डील को लेकर के इजराइल नाराज था, इसलिए उसने ऐसी बातें बताई जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इजराइल का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इजराइल इस एक तीर से 3 निशाने साधना चाहता है। किस किस को निशाना बनाना चाहता था इजराइल, चलिए आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से बताती हूं। तो पहला निशाना उसके लिए ईरान ही है। हमले की साजिश के बाद ट्रंप गुस्से में ईरान डील खत्म कर दे सीधे सीधे, इसलिए उसने ऐसा बताया। दूसरा निशाना अमेरिका है। ट्रंप पर हमले की साजिश के बाद जंग में यूएस सेना की वापसी करवा दी जाए। और तीसरा निशाना उसका तुर्की है कि अमेरिका और तुर्की के बीच में दोस्ती जो गाढ़ी होती जा रही है उसे किसी तरीके से मिटा दिया जाए। सीधा सा कड़े। इजराइल जानता है कि वो अकेले ईरान और उसके प्रॉक्सीज को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। उसे अमेरिका के आधुनिक हथियारों और सैनिकों की जरूरत है। इसलिए ट्रंप को ईरान की जंग में वापस खींचने के लिए यह पूरा फ्रेम तैयार किया गया है, ताकि ट्रंप को लगे कि ईरान उनकी जान का दुश्मन है और वो बिना सोचे समझे इजराइल के साथ खड़े हो जाए। और 28 फरवरी को ईरान पर हमले के वक्त भी इजराइल ने सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया था। खुद ट्रंप ने भी इस खुफिया अलर्ट का हवाला देते हुए दुनिया को बताया कि उन पर हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, जरा वो देखिए। Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What is the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के इस बिछाए जाल को समझ पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट में एक ऐसी महाजंग शुरू होने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए एक रिपोर्ट। इजराइल का गेम, ट्रंप को ईरान जंग में खींचने का फ्रेम। एक तीर से 3 शिकार, तुर्की अमेरिका ईरान में रात। ट्रंप को हत्या का दिखाया डर, ईरान से युद्ध होगा भयंकर। युद्ध में अकेले पड़े नेतन्याहू, यूएस ईरान डील में बने रहा। जंग से निकलने के लिए ट्रंप छटपटाए, नेतन्याहू फिर खींच लाए। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की से दोस्ती में दरार डाल करके और ट्रंप को ईरान से जान का खतरा दिखा करके इजराइल यूएस को दोबारा से जंग में खींचना चाह रहा है?
अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है अमेरिका से, और हकीम रजा ईरान मामलों के एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि करकरा जी, अमेरिका क्या समझ पा रहा है कि इजराइल क्या चाहता है? क्योंकि कई बार इस बात का जिक्र और इल्म दोनों ही अमेरिका करता है कि जब जब हम ईरान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तब तब इजराइल कुछ ऐसा करता है कि बात होते होते बिगड़ जाती है। देखिए, प्रणाम सबको। मीनाक्षी जी, आपके ही प्रोग्राम में आई थिंक 2 महीने पहले भी ये बात हुई थी कि जो सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है, जो एक जो बीच में जो अटका हुआ है, वो वही है कि इसराइल नहीं चाहता कि जब तक वो इसराइल में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप पूरी तरीके से तहस नहस कीजिए ईरान की। और उसमें इसराइल को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ है, सप्लाई चेन में क्या इम्पैक्ट हुआ है, एनर्जी मार्केट को क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो वो कहते हैं ना, हर एक तरीका के वो यूज़ करेगा टैक्टिक, चाहे वो डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, प्रॉक्सी में करे, ताकि ये जो है ईरान की जो वॉर है वो चलती रहे। तो आई थिंक वो तो इसका कभी कंक्लूजन तो निकल के नहीं आएगा, पर ये बड़ा क्लियर है कि ट्रम्प की जान पे बिल्कुल बन के आई हुई है। और अब ये जो थ्रेट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक तरीके से इंटरेस्टिंग है कि ये टर्की में हुआ। और अगेन देखिए कि आगे क्या होता है। पर मेरा बड़ा क्लियर है कि जब तक ये हमको एक तो क्लियरली रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये वॉर जो है, ये मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान की वॉर है, और एट अ प्रॉक्सी लेवल ये यूएसए और चाइना रशिया की वॉर है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी थ्रेट्स जो देखते हैं आपको, जो ट्रम्प की लाइफ में है, वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। अब जब तक नेतन्याहू का जो आ जाता है, अभी हमने देखा उनका दौरा भी हुआ अभी रिसेंटली अमेरिका में, तो वो लगे हुए हैं हर एक कोशिश में कि उनको पूरा सपोर्ट मिले, वो रिपब्लिकन्स का भी मिले, डेमोक्रेट्स का भी मिले, ताकि वो जो है पूरी तरीके से अमेरिका को एंगेज रखे। उनका पूरा जो एक प्रेशर पॉइंट है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड। और ये पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक अमेरिका ने अपने आप को रेजिस्ट किया। तो इसलिए एक तरीके से मैं बोलूँगा कि ट्रम्प को एक तरीके से चाहे वो कितने भी अजीब सी चीज़ें करते हैं, पर इस चीज़ में मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ी इंटेलिजेंस है कि उन लोगों ने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले हैं। क्योंकि अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे तो मिड टर्म तो क्या, रिपब्लिकन्स बहुत समय तक नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जब तक वो बॉडी बैग्स अगर आने शुरू हो गए तो उसके बाद वो पूरा जो गेम जो है रिपब्लिकन्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो पर इसराइल जो आपने बोला, इसराइल का बड़ा क्लियर है कि हमको पूरा ईरान का जो थ्रेट है उसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। अब देखिए, साथ में ये भी देखिए ना कि वही अमेरिका है, वहाँ पे सऊदी, टर्की और पाकिस्तान की एक जो बन के आया है, गठन जो बना है, तो उसमें अमेरिका की कोई इतनी बड़ी कोई स्टेटमेंट्स नहीं आई हैं। और ठीक ये है। तीनों जो हैं, ये भी जो है कंबाइंड जो एक कोलिशन जो बना है, ये भी एक डायरेक्ट इसराइल के लिए थ्रेट है। तो आपको समझना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में दोनों तरीके से, चाहे वो ईरान हो चाहे वो सऊदी हो, और उनकी जितनी भी मान्यता है, दोनों ही जो है वो नहीं चाहते कि इसराइल रहे। तो इसराइल जो अपना ग्रेटर इसराइल के बारे में जो बात करता रहा है और करता आया है, उसमें वही है कि हम लोग जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर दें ताकि हमारे पास ज़्यादा टेरिटरी हो। पर अभी ठीक है, लेकिन अमेरिका जब मेरी, सारी अब मैं चीजें ज़्यादा कुछ समझता है बोल नहीं उसके सकता। बाद भी तो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहता है ग्रुप कैप्टन तपेश जी। अब जरा ये देखना भी होगा कि जब ये तमाम रिपोर्ट्स उन्हीं के मीडिया में छपते हैं, पश्चिमी मीडिया के हवाले से आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी आंखें मूंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर सच में वो ईरान के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं? Good evening, Meenakshi, and good evening to all my co-panelists and viewers. तीन रीजन होते हैं। फर्स्ट इज प्रोपोगेंडा ऑफ इसराइल, जो ये हम सब जानते हैं कि इसराइल कभी नहीं चाहता कि वो इस अमेरिका इस वॉर से निकले, क्योंकि वो उसका मेन सपोर्ट है। और तो अमेरिका हमेशा इस वॉर में किसी ना किसी तरह उलझा रहे। और एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी बरगलाने वाला या कन्विंस करने वाला आदमी बेंजामिन नेतन्याहू ही थे, जिन्होंने एक सपना दिखाया इस रिजीम को खत्म करने का, और अमेरिका का पूरा सपना बोला आप हीरो हो जाएंगे वर्ल्ड में, और उनको इसमें खींच लिया। अमेरिका इस वॉर में बिना किसी एम और ऑब्जेक्टिव के घुस गया, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि आई हैव फिनिश्ड द हार्डलाइनर्स इन ईरान। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ये प्रोपोगंडा हो गया। दूसरा, इंटेलिजेंस फेलियर भी हो सकता है। देखिए, इंटेलिजेंस का एक, हर इंटेलिजेंस की ना वो कहते हैं ना, ये कितनी सही है, उनकी रेटिंग्स होती हैं 1 to 5 होते हैं, कुछ कंट्री 1 to 10 होते हैं कि इसकी रेटिंग 8 है कि 7 है, या कितना कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। तो एक इंटेलिजेंस हो सकती है जो, और ओबियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प के केस में आप
कि कोई भी चांस नहीं ले सकते, तो अगर वो इंटेलिजेंस सिर्फ एक रूमर भी है तब भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और कन्विंस किया होगा इसराइल ने कि हम आपके डिफेंस के लिए कितना करना चाहते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। तीसरा है सिंपैथी ऑफ ट्रम्प। अच्छा, ऐसी वाली कहानियों में अगर इतनी सी भी सच्चाई होगी तो ट्रम्प को एक सिंपैथी मिलती है। वो सिंपैथी वाला गेम काफी दिनों से खेल ही रहे हैं, उनके जो इलेक्शंस आने वाले उसके चक्कर में। तो वो जब भी ये बोलते हैं कि देखो मुझे ईरान, मुझे का मैं नंबर 1 दुश्मन मैं हूं और वो मुझे मरवाना चाहते हैं पर मैं डरता, ये सब सिंपैथी के गेम्स है। तो इस केस में ये तीन चीजें मेरे हिसाब से हो सकती है। और आगे इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, इजराइल खींचेगा। आप सब लोग एक चीज बात अच्छी तरह से समझिए, हम ये नहीं बात करते कि ईरान कितना अच्छा है, कि अमेरिका कितना अच्छा है, या इजराइल कितना अच्छा है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस वर्ल्ड में? ईरान। ईरान ने जब से हार्डर सत्ता आई, उन्होंने बोला है कि इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। इजराइल ने उसका काउंटर करने के लिए अपने आप को ग्रेटर इजराइल किया, क्योंकि जितने भी प्रॉक्सी इजराइल के आसपास या इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सब ईरान फंडेड है, ईरान सपोर्टेड है। आईआरजीसी ने उसको फंड किया, इस हार्डलाइनर सत्ता ने उसको फंड किया। भाई वहीदी साहब को अब मेजर जनरल बना दिया गया आईआरजीसी का, वो सारे डिप्लोमेसी और वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब उन्होंने पाले हुए हैं 30 साल की सर्विस में। 1979 में उन्होंने आईआरजीसी ज्वाइन किया था, तो बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए। तो जब 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 इजराइल के साथ ये सब किया जाएगा, पर इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? अब इजराइल को भी पता है कि मैं अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता वॉर को, तो मुझे अमेरिका का साथ चाहिए। तो इजराइल जो भी कर रहा है अपने बचाव के लिए कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। अब उसमें अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प फंसते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। जी मीनाक्षी। ठीक है, मेजर जनरल राजन कोचर, एक रिपोर्ट इजराइल की तरफ से सौंपी जाती है अमेरिका को, ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है, और वही हम दिखा रहे हैं कि एक तीर से कैसे वो 3 निशाने साधने के लिए चला हुआ था इजराइल। लेकिन उन सब के बीच में एक खबर आती है कि तुर्कियों में नेटो सम्मेलन में शामिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना एयरफोर्स 1 छोड़ करके एक दूसरे विमान में रवाना हो जाते हैं ब्रिटेन के लिए। तो क्या इजराइल पर इतना आंख मूंद करके भरोसा किया जाता है अमेरिका की तरफ से? जय हिंद मीनाक्षी जी। I think we are reading too much into this kind of a thing, because ये हम इस मुद्दे को पता नहीं कहाँ से कहाँ पे इसको ले गए हैं। इसको हम एक पॉलिटिकल भी बना लिया, इलेक्शन का भी बना लिया। देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप इज अ नोन टारगेट, वो कोई नई बात नहीं है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप याद होगा, एक 1-1.5 महीना पहले एक इजराइल के न्यूज़पेपर ने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट निकाली थी, और उसमें बहुत सारे नाम थे, पीट हेक्सेथ का भी था, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सबके नाम थे उसमें। और उसमें कुछ हेड ऑफ स्टेट्स के भी थे, आपके जो नेटो के जो फ्रांस का प्रेसिडेंट हो गया, या यूके का प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ, देखिए इंटेलिजेंस जो भी इंफॉर्मेशन आती है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा वो हमेशा 100% सही नहीं रहती, बट आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल्स। दिल्ली में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी कि स्कूल्स में बम रखे गए हैं और इस टाइप की, और सारे स्कूल्स को खाली कराना पड़ा, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ चांस। और स्पेशली The President of United States, obviously you cannot take a chance. तो कहीं से भी अगर इंटेलिजेंस, ये देखिए इसको मोसाद का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि वो जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट निकाल रहे हैं और वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। अब बिकॉज इसको इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आती है 100 चीज, और लास्ट जहां से भी ये इसको एक्चुअली ओरिजिनेट होती है, कई बार वो सोर्स दोनों तरफ इंटेलिजेंस देता है। और ये हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा, खास तौर पे जब हम इंटेलिजेंस के साथ हम डील करते हैं, और मैं इसको वहां पे 3 टेन्योर्स रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इसको वहां पर भी जो ऐसी इंटेलिजेंस आती है, जो ये हमारे जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, दोनों तरफी होते हैं ये लोग। तो ये इसको अगर हम एक इसको ऐसा मुद्दा बनाए, तो ये देखिए की ये जो उसकी सीक्रेट सर्विस है वो कुछ भी करेगी। और एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ये जो लड़ाई है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप इतने लंबे
पीरियड के लिए नहीं लड़ सकता है। और जहां पे हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल ने, प्राइम मिनिस्टर ने कल ही अनाउंस कर दिया था दैट जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं दे विल नॉट बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसका आपका क्या जो मीनिंग हम ये लगाते हैं, लेबनान में वो लगा हुआ है हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, बिकॉज पैलेस्टीनियन स्टेट अगर बन सकता है तो वो हिजबुल्लाह और हमास की ताकत से बन सकता है, और इसको ईरान उसको जन्म या उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ज्यादा। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं, हाउथीज को भी अगर आप मिला लीजिए, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ईरान फंडेड हैं, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। और इजराइल हर फ्रंट पर उनसे कहीं ना कहीं सर उलझा हुआ नजर आता है। अब हकीम रजा जी, एक रिपोर्ट आज आई जिसमें ये बताया गया कि मोसाद के पूर्व चीफ दरअसल ये बता रहे थे कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो फोर्डो तक चले गए, और फोर्डो में जाकर के उन्होंने ये पाया कि अभी तक आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाए हैं और आने वाले वक्त में भी नहीं बना पाएंगे। इसके पीछे मेरा सवाल ये है कि यानी कि आपके शहर तक, अंदर तक मोसाद घुसा हुआ है और वो आप पर पल पल की जब निगाहें रखे हुए है, आपसे अपडेट ले रहा है, तो वो अमेरिका को भी वैसे ही अपडेट कर रहा है। इन लोगों से कैसे निपटेंगे आप? बाहर तो लड़ रहे हैं। नमस्कार जी, सबको प्रणाम। देखिए, ये मूसाद कुछ भी बोलता है, ये तो टोटली सरासर, इससे पहले मूसाद हो, इसराइल हो, कितने नहीं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट से आप जानते हैं कि आप, जैसे कि आप दूसरे पैनलिस्ट भी बोले हैं, वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। ये सब बोलते हैं झूठ मूठ का, कुछ भी बोल देते हैं, हम वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अगर पहुंच गए हैं, अगर दे दिए इंफॉर्मेशन, तो क्यों न्यूक्लियर के ऊपर ज्यादा ट्रम्प साहब ने उतना ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि न्यूक्लियर बर्बाद कर दूंगा या न्यूक्लियर को मार दिया, खत्म कर दिया, ऐसे बातें रहते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।